चलिए शुरू करें। तो हम सबसे पहला चैप्टर जो है वो शुरू करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है घातांक एवं करणी। ठीक है, घातांक एवं करणी, इंडिसेस एंड सर्ट्स, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिसेस। ठीक है, घातांक एवं करणी, इंडिसेस एंड सर्ट्स। अब देखो ध्यान से, मान लो किसी एक जैसी संख्या, मान लो ए लिखा है ए, और उसी को मैं लिखता हूँ मान लो 3 बार गुणा करके, उसी को ए गुणित ए। तो इतना बड़ा ना लिख करके हम इसको छोटे रूप में लिख सकते हैं, ए की घात में 3। तो जितने बार गुणा किए ना, कितने बार गुणा हुआ है ये? तो 3 बार। तो हम उसको 3 बार ना लिख करके एक बार लिखो, और ऊपर में वो चीज लिख दो जितने बार वो गुणा होता है वो दिख रहा है। तो कितने बार गुणा होता है वो दिख रहा है? 3 बार। तो उसको घात में लिख देते हैं, और इसी को जो ऊपर आपने लगाया है ना उसी को बोलते हैं घातांक, और ये कहलाता है आधार। अगर 3 बार के बजाय अगर वो 5 बार होता, ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं? ए की पावर 5, ए की घात 5। ये घातांक कहलाता है, ये आधार कहलाता है। समझ में आया कि नहीं बताओ? अब इस पे कुछ नियम है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नियम क्या है कि अगर ए की घात m है, ठीक है, फिर गुणित में ए की घात n है, फिर गुणित में ए की घात p है, और m n p कोई संख्याएं हैं। आधार देखो, नीचे वाले क्या बोलते हैं? आधार। और ऊपर वाले क्या बोलते हैं? घातांक। तो आप देख रहे हो कि आधार सेम सेम है, तीनों में ए है, आधार सेम सेम है। तो और इन लोग आपस में किस में है? आपस में बीच बीच में क्या लगा है? गुणा। तो यहाँ पे आपस में बीच बीच में इनके गुणा लगा है और आधार सेम है। तो ऐसी स्थिति में आधार को एक बार लिखते हैं और इनके जो घातांक दिख रहे हैं वो चुपचाप जुड़ जाते हैं बस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो, मान लीजिए लिखा है 7 की घात में 2 गुणित 7 की घात में 5 गुणित 7 की घात में 3। तो आधार सेम सेम है, आधार सेम है, और बीच में क्या लगा है भैया? गुणा। गुणा लग रहा है तभी घात वाली चीजों को जोड़ना है, हमेशा ऐसे नहीं जोड़ देना है, बीच में गुणा रहना चाहिए, तब घात वाली चीजों को जोड़ना है। 2 धन 5 धन 3, तो 5 2 7 3 10। समझ में आया कि नहीं बताओ? आ गया? ये पहला नियम। ठीक है, ओके। चलिए फटाफट मैं आपको दूसरा नियम भी बताता हूँ। मैं इसको मिटा दूँ? ये लिखेंगे कॉपी में? लिखो लिखो लिखो, चिंता मत करो, लिखो। ठीक है, मैं पूरा भर देता हूँ, उसके बाद तुम लोग लिखना। ठीक है, हम रुक जाएंगे, है ना, 5 मिनट इसको रोक देंगे, चिंता की बात नहीं है। तो दूसरा नियम देखो, अभी इनके बीच में गुणा गुणा था, अब हम बटे वाला देखते हैं। मान लो ए की घात m लिखा है और बटे में ए की घात n लिखा है, बटा मतलब भाग, और आधार समान है। आधार किसको बोलते हैं आपको पता चला ना? नीचे में जो लिखा है वो आधार है, और ऊपर में जो लिखा है उसको घातांक बोलते हैं। ठीक है, तो आधार सेम सेम है, तो और बीच में क्या लगा है? बटा भाग। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? आधार जो कि ऊपर नीचे सेम सेम है उसको हम एक बार लिखते हैं, और ये ऊपर वाली घात हुई n, और नीचे वाली घात को ऊपर ले जा घटा देते हैं, -n। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लिखा है 5 की घात 4 और बटे 5 की घात में 2, तो क्या होगा बताओ? 5 की घात में 4 - 2। ठीक है, तो 5 की घात में 4 - 2 मतलब 2, 4 में से 2 गया 2, और 5 की घात 2 मतलब 5 को 2 बार गुणा करना। 3 घात लगा रहता है तो 3 बार गुणा करते, 50 घात लगा रहता है तो 50 बार गुणा करते, उतना गुणा नहीं करते कोई। तो ऐसे बात की बात बता रहा हूँ। तो 2 घात लगाए तो 2 बार गुणा करेंगे, तो 5 पंचम 25, तो इसका आंसर आ गया 25। तो समझ में आया कि नहीं? आ गया? तो अब मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपके मन में और कोई दुविधा न रहे। अगर मान लो अभी हम लोग ये वास्तव में ना आपको जो दिख रहा है कि सर ने बताया कि आधार सेम है, तो ये ऊपर गया तो -n हो गया। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि जब भी आप किसी चीज को ऊपर से नीचे लाओगे या नीचे से ऊपर ले जाओगे, दोनों प्रकार की बातें, जब भी ऊपर से नीचे लाओ या तो घात का चिन्ह बदल देना बस। किसका चिन्ह बदल देना? जैसे एग्जाम्पल के लिए
मान लो लिखा है a की घात में -2, a की घात में, ये नीचे है कि ऊपर है? ऊपर है, क्योंकि बटा बटा का तो कोई रोल दिख नहीं रहा है आपको यहाँ पे, तो ये ऊपर है। और हमको जरूरत पड़ी मान लो इसको नीचे लाने की, तो चुपचाप बिंदास नीचे ला लेना, ऊपर कुछ नहीं है, मतलब एक बचा करके इसको नीचे ला लेते हैं। अब ऊपर से तुम उसको नीचे ला रहे हो ना, तो जो घात है उसका चिन्ह बदल जाएगा, समझ में? या कोई अगर चीज नीचे है और उसको ऊपर ले जाना है तो उसके घात का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे अभी क्या लिखा है बताओ मेरे को, 1/a की घात में कितना लिखा है? 1/1/a की घात 3 लिखा है। आप इसको चाह रहे हो सर ये बटा वटा पसंद नहीं आ रहा है, ऊपर ले जाओ, तो चलो ले जाते हैं। तो कैसे होगा? माइनस। तो किसी चीज को ऊपर से नीचे लाओगे या नीचे से ऊपर ले जाओगे, दोनों काम कर सकते हो, दोनों के लिए आपको छूट है। लेकिन क्या ध्यान रखना है, किसका? घातांक का चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सामने में चिन्ह मत बदलना, आधार से कोई मतलब, आधार का चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह किसका बदलेगा? घातांक का। समझ में आएगी? पक्का? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, मैं एक आपको और खास बात बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पे बता दो क्या? यहाँ पे बता दो। देखो, अगर मान लो लिखा है a की घात में m, क्या लिखा है? और पूरे की घात में n लिखा है, ब्रैकेट लगा है, मतलब पूरे घात में n लिखा है, ठीक है? तो आप बोलोगे सर a की घात m लिखा है और फिर उसकी घात n लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं घात के ऊपर घात। क्या लिखा है? घात के ऊपर घात। एक ठोक तो लिखा है a की घात m, फिर उस पूरे की घात में n लिखा है, तो घात के ऊपर घात लिखा है। तो ऐसे स्थिति में याद रखना, अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा a की घात में m गुणित n। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए लिखा है 11 के घात में 3, 11 के घात में 3, और उसके घात में फिर लिखा है 2, पूरे घात में 2 लिखा है। बात समझ पा रहे? तो क्या होगा? घात के ऊपर घात, ऐसी स्थिति में क्या होगा? घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6। क्लियर है कि नहीं बताओ? पक्का? कोई डाउट है क्या? एकदम खुश? कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो, नहीं है ना दिक्कत? अब सुनो मेरी बात, ये जो आपको दिख रहा है 11 की घात में 6, अर्थात 11 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11, कितने बार? 6 बार। इसका आंसर क्या आएगा आपको पता है? शॉर्टकट तरीका, एकदम एकदम शॉर्टकट तरीका बताऊं क्या? देखो, मैं आपको थोड़ा सा, देखो हम लोग पढ़ेंगे ना, कोर्स का जो है वो तो साथ में पढ़ते जाएंगे, बीच बीच में हमारा सामना ऐसे कुछ चीज़ों से होगा जिनको हम पढ़ने के लिए शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे, लगे हाथ, तो आपका मज़ा आते जाएगा आपको बहुत। चलो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्राई करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ट्रिक बताने के साथ साथ मेरे को उसका कारण भी बताना जरूरी है, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि कैसे आया करके। ठीक है ना? चलो, 11 को अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो बताइए क्या मिलता है? गुणा कर दे तो आप सबको आता है ना? चलो फटाफट गुणा करते हैं, ठीक है? ऐसे गुणा करता हूँ मैं, ये बाजू में करता हूँ। 11 एकम 11 हासिल 1, फिर 11 एकम 11 और वो जो 1 है वो मिलके क्या हो जाएगा? 12। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, देखना बहुत मजा आएगा। 11 को अगर मुझे 11 की घात 3 पता करना हो, यानी 11 गुणित 11 गुणित 11, 11 घात 3 मतलब 11 गुणित 11 गुणित, जिसमें से 11 गुणित 11 का वैल्यू तो मैं ऊपर निकाल चुका हूं, तो मुझे इसका मान कितना मिला? 121 गुणित 11। बात समझ में आ रही है? चलो गुणा करो, मैं गुणा करता हूँ फटाफट। 11 एकम 11 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23 हासिल 2 आ गया, और 11 एकम 11 2, 11 एकम 11 2 13। समझ में आया कि नहीं? पक्का? ये कोई डाउट है? ठीक है ना? 1 3 3 1, आप कुछ पैटर्न आपको नजर आ रहे हैं? देखो 1 2 1, 1 3 3 1, 3 घात किए तो 1 3 3 1 मिला है। एक काम और करते हैं,
4, देखो जितना ज्यादा इसको घुसोगे ना अंदर, आपको एक नया नया चीज मिलेगा। 11 घात 4 करना हो तो 11 गुणित 11 लिख सकते हैं ना, जिसमें से ये 11 गुणित 11 का मान मैंने निकाल लिया है, 1 3 3 1 गुणित 11, ठीक है ना। चलो अब बोलोगे सर ये सब कंजट क्यों करें आप, मैं बताऊं, अगर हम इस पैटर्न को पकड़ लिए कि किस पैटर्न पे वो बनते जा रहे हैं, तो अब भी खड़े खड़े आप 11 घात 10 और 11 घात 15 बता सकते हो, ठीक है ना। चलो बताओ, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 तिया 33 और 1 34 हासिल है 3, फिर 11 तिया 33 और हासिल है 3 36, फिर 36 का हासिल 3, फिर 11 एकम 11 और 3 14, 1 4 6 4 1। आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? मैं बताऊं, मेरे को पैटर्न पकड़ में आ गया, आपको भी आना चाहिए पैटर्न पकड़ में। देखो मैं आपको बता रहा हूं, 11 का जब हम वर्ग किए, ठीक है, 11 का जब हम वर्ग किए तो कितना आया, फिर 11 घात 3 किए, 1 3 3 1, ठीक है ना, कितना आया 1 3 3 1, इस और 11 घात 4 किए तो 1 4 6 4 1, ठीक है। अब क्या करने वाले हम लोग, 11 घात 5, तो कितना आएगा पता है, मैं आपको बिंदास देख के बता रहा हूँ, 11 घात 5 कितना आएगा बताऊं, 1 5, हाँ 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 बताओ बताओ, और ये लास्ट में 5 एक आएगा बीच का पता नहीं, बताओ बताओ बताओ। देखो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम जबरदस्त ट्रिक, देखो जब हम लोग 11 गुणित 11 121 आ गया ना, उसको 11 से गुणा किया तो एक्चुअली बताओ ये 13 31 कैसे तैयार हुआ है, आप देख लो, ये एक दिख रहा है क्या, इसको यहाँ लिखे, फिर बाजू जोड़ते बस जाओ और कुछ मत करो, 1 और 2 3, 2 और 1 3, फिर लास्ट वाला 1, फिर देखो जब हम 11 घात 4 निकाले ना, फिर उसको 11 से गुणा करना पड़ा, फिर देखो ये 1 3 1 4 3 3 3 1 4, फिर लास्ट वाला 1, मजा आ रहा है। अब चलो 11 घात 5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 11 घात 5 मतलब 11 घात 5 निकालने के लिए 11 घात 4 गुणित फिर 11 करना पड़ेगा, 1 4 6 4 1 गुणित 11, कुछ मत करो, ये 4 हुआ, 6 4 1 बचा के रखना हासिल के रूप में, फिर 6 4 है ना 6, ये अपना ये 4 हुआ, फिर 4 6 10 हुआ, 10 का 0 हासिल 1, फिर 6 4 10, 10 में हासिल 1 जोड़ेगा ना तो 11 हो जाएगा, फिर 1 हासिल आएगा, फिर 4 1 5, 5 में एक हासिल जोड़ेगा 6 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर एक लास्ट वाला 1 और हासिल कुछ बचा था क्या, नहीं बचा था, नहीं बचा था तो 1 का 1 रहने दो, गलत हो जाएगा ना, ये 4 6 10 हासिल 1, अच्छा ये छोड़ दिया मैं, 1 4 6 4 1, ये लास्ट वाला 1, ठीक है ना, ये देखो ये लास्ट वाला 1 4 1 5 6 4 10 हासिल 1, फिर 6 4 10 1 11 हासिल 1, फिर 4 1 5 5 1 6, फिर लास्ट वाला 1, आपका आंसर आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो 11 से गुणा का पैटर्न आपने सीख लिया हमेशा, 11, अच्छा 11 घात 6 कितना आएगा फटाफट बताओ, इसी को देख के बताओ, चलो इस 11 का घात 6 प्राप्त करने के लिए आपको इसको एक बार और 11 से गुणा करना पड़ेगा, बात सही बोल रहा हूँ ना मैं, 1, देखो ना यही जोड़ के बताओ ना, देखो ये 1 हुआ, 5 1 6, ठीक है ना, 0 और 5 5, 1 और 0 1, 6 और 1 1 और 1 6 7, फिर 1, आंसर। हालांकि हमको इतना दूर खींचने, लेकिन एक होता है खेलना, हमको से जिस दिन खेलने में आपको मजा आ गया ना, तो आपको बहुत मजा आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना, ये सही है ना हमारा, 1 1 4 5 6 4 10 हासिल 1, 6 4 10 10 1 11 हासिल 1, 4 1 5 1 6 फिर 1, ठीक है करेक्ट है, बढ़िया है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया आपको बताओ, पक्का, मैं इसको लिखोगे, ठीक है।
देखो एकदम मस्त वाली बढ़िया वाली चीज, ये क्या लिखा है, फिर यहाँ एक एक लिखो, ठीक है, फिर एक और एक, फिर एक एक लिखो, फिर एक और दो, फिर दो और एक, फिर एक एक लिखो, समझ में आ रहा है? फिर तीन और एक, तीन तीन, तीन एक, फिर एक एक लिखो। आप गौर कर रहे हो क्या है, ये 11 का वर्ग है, वो देखो वही थे, 11 घात 3, 11 घात 4, वही थे, है ना, मस्त चीज। ऐसे भी मतलब अच्छा तरीका है ना याद रखने का, है ना? तो ऐसे और भी खूबसूरत चीजें आएंगी, उसको मैं आपको बाद में बताता जाऊंगा। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए संख्या है, अलग अलग संख्या, ठीक है, ए गुणित बी गुणित सी और पूरे घात में एम है ना, इसको आप अगर नंबर डाल के लिख रहे हैं तो ऐसे पहला दूसरा तीसरा कितना प्रॉपर्टी पड़ा है हमें, 5/, तो 5 डाल के लिख लो, ठीक है, जो भी है, या तो नहीं तो ऐसे नोट डाल के लिख लो, नोट, ठीक है। अब सुनो, अलग अलग संख्याएं मान लो आपके पास और पूरे घात में कुछ लिखा है, पूरे घात में कुछ लिखा है, तो उसको आप अलग अलग बांट सकते हो, एक घात में है गुणित बी की घात में है गुणित सी की घात में है, समझ रहे हैं? जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 5 गुणित 2 गुणित 3 पूरे घात में 8, तो कैसे करोगे इसको, 5 की घात में 8, 2 की घात में 8, 3 की घात में 8, ऐसे करके बना सकते हो, समझ में आया कि नहीं? तो ये एक गुण हो गया। चलो अब मैं आपको आगे बताता हूँ, वैसे यही काम आप बटे में भी कर सकते हो, ठीक है, या मतलब आप दोनों तरफ से सोच सकते हो, अगर मेरे पास बहुत सारी संख्याएं हैं गुणे में और पूरे में घात लगाए तो मैं अलग अलग लगा सकता हूँ, या आप ऐसा सोचो कि अगर मेरे पास बहुत सारी संख्याएं और घात में अगर सेम सेम है, घात अगर सेम सेम है तो उसको बार बार न लिख करके मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा और पूरे में एक साथ घात को चढ़ा दूंगा। वैसे ही आप बटे वाला काम भी कर सकते हो, जैसे मान लो लिखा है ए की घात में एम, बी की घात में एम, तो इसको कैसे लिख सकते हो, ए बटे बी लिखो और पूरे घात में एम लिख दो, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा है 25 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो आप क्या लिख सकते हो इसको बताओ, 25/5 पूरे का वर्ग, तो 5 एकम 5, 5 पंचम 25, तो 5 का वर्ग बचेगा, इसका मतलब 25, आंसर आ गया। ऐसे आपको माइनस नहीं है ना पापा, 5 का वर्ग 25, ठीक है, ओके। तो ये भी आपके छठा गुण हो गया, पांचवा गुण हो गया, छठा गुण हो गया, और मैं आपको बता रहा हूँ आगे। अच्छा, अगर ऊपर नीचे सेम सेम घात हो तो क्या होगा, देखो तो सातवां गुण, ए की घात एम और यहाँ भी लिखा है ए की घात एम, सेम सेम चीज है, ये वाला नियम लगा के देखो तो क्या होगा, जो मैं शुरू में बताया था आपको, ए की घात एम, ए की घात एन, तो क्या होता है बताओ, बोला ए की घात एम माइनस एन, बताया था क्या आपको मैं, कि अगर आधार समान हो तो नीचे वाले में जो घात लगा है वो ऊपर जाकर घट जाते हैं, वैसे ही करो तो यहाँ पे क्या होगा, ए की घात एम माइनस एम, होगा नहीं होगा, तो एम माइनस एम कितना होगा, 0 हो जाएगा, वो किसी संख्या में वो खुद वो संख्या घट रही है तो 0 हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, किसी भी संख्या घात में 0 का मान 1 आता है। क्यों 1 आता है सर, क्योंकि वास्तव में ये कौन है, ये यही है, और सेम सेम कटता तो 1 नहीं आता क्या, ऊपर नीचे एक जैसा चीज कटते ना तो 1 आता है, ठीक है ना, तो इस चीज को आप लोग याद रखें। किसी भी संख्या घात में 0 मतलब उसका मान 1 होगा। अब आगे मैं आपको बताता हूँ व्युत्क्रम घात का नियम, ठीक है, व्युत्क्रम घात का नियम बताता हूँ, इसको फटाफट लिख लो, चलो इसको लिख लो। अब मैं आपको बता रहा हूँ व्युत्क्रम घात का नियम। व्युत्क्रम घात का नियम क्या है कि जैसे मान लीजिए ए की घात m लिखा है बराबर b लिखा है, ए की घात m बराबर क्या लिखा है, और हमको मान लो ये वाली घात जो है उसको उधर ले जाना हो,
तो ये हो जाएगा ए यही रहेगा, घात उधर चले जाएगा तो उधर जा करके वो 1/, में हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 5 की घात 2 बराबर लिखा है 25, 5 की घात 2 बराबर, तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 25, और ये 2 उस पर जाएगा तो 1/2। कुछ नहीं है, बहुत सरल सा चीज है ना भाई, व्युत्क्रम घात का नियम, कि घात उस पर जाता है तो 1/, हो जाता है। या आप यूं सोचिए कि जैसे मान लीजिए x की घात में m/n बराबर y है, एक बात की बात, x की घात में क्या है, m/n बराबर क्या है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x यहीं रखो, घात को पलटा दो उधर, तो उधर जो भी चीज लिखी है वो तो लिखी रहेगी, लेकिन घात जब उधर जाएगा पलट जाएगा, n/n हो जाएगा। बात समझ में, इसको याद रखना हमेशा, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। जैसे हाँ, अगला नंबर डाल के लिख लो ये दोनों को, जो भी ये नंबर डाल के आप लोग लिखते जाओ बस, ठीक है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है, जैसे मान लीजिए आपको लिखा है x की घात 1/n बराबर y, तो x अगर मैं यहीं रोकूं, 1/n को उधर, घात को आप पलटा रहे तो क्या होगा बताओ, उधर जाके 1/n है तो n हो जाएगा, अगर n होता तो उधर जाके 1/n हो जाता, और अगर 1/n है तो उधर जाके n हो जाएगा, अगर 2/3 है तो उधर जाके 3/2 हो जाएगा, 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, अल्टा पलटी होगा ऊपर नीचे बस, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया, इसको याद रखना, व्युत्क्रम घात का नियम कहा जाता है ये। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। अब देखो एकदम जबरदस्त वाली बात, जैसे मान लो एक तरफ मैं लिखा हूँ 2 की घात 2, उसकी घात 2, उसकी घात 2, और एक तरफ मैं लिखा हूँ 2 की घात 2, उसकी घात 2, उसकी घात 2, तो देखने से तो एक जैसा लग रहा है कि हाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, बेसिक बारीकी चीज़ है, तो लोग एक साथ समझ लेते हैं हाँ एक ही चीज़ तो है, तो ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो कैसे अलग अलग चीज़ है, हम दोनों का वैल्यू निकाल के आपको बताते हैं, ठीक है ना। चलो आप देखो दोनों में फर्क ये है सर, इसमें ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा है मतलब 2 की घात 2, फिर उस पूरे की घात 2, फिर उस पूरे की घात 2, और आपको पता है कि घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में गुणा होता है, अभी बताया हमने, भगवान का सब अभी बताया था, याद है तुम लोग को, अभी बताया हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ तुम लोग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की घात देखो, ये देखो घात एक एक ठो घात 2 हुआ, फिर ब्रैकेट लग के फिर घात लगा है, तो घात के ऊपर घात है, फिर उसके ऊपर और घात है, तो आपस में इनका गुणा होगा, तो ये दो तो ठीक है, लेकिन उनका उनका गुणा हो जाएगा, 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की घात 8, समझ में आ रहा है, 2 की घात 8 मतलब कितना होता है पता है, मेरे को पता है, देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कहते कोई 3 3 6 है ना भाई, 8 बार लिखना पड़ेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 1 28 दूनी 2 56, ठीक है, तो ये हो गया 256। और इसका मतलब क्या होता है देखो ध्यान से, यहाँ पे घात के ऊपर ये अलग है ना, घात के ऊपर घात लगा है, जबकि ये अलग, ये घात का घात, घात का घात है, इसको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ये 2 है, फिर ऊपर वाला 2 है, फिर उसके ऊपर वाला देखो 2 टुक जोड़ी, इसको ऐसे ऊपर से नीचे उतरते हुए हल करो, कैसे बताऊँ देखो, ये 2 की घात 2 कितना होता है, और ये वाले 2 के ऊपर इस 2 की घात 2 4 को लगाएंगे नहीं ऐसे, मतलब हम इन 2 की घात 2 करके 4 यहाँ लिखे हैं, ये वाला 2 अपनी जगह है, देखो जस का तस, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये 2 अपनी जगह है, ये भी 2 अपनी जगह है,
और ये 2 की घात 2 को 4 करके लिखे। क्लियर है ना? और फिर देखो आगे, फिर आप देखो, फिर ये वाला 2 अपनी जगह है, और 2 की घात 4 मतलब 16, मतलब 16 लिखे हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो दोनों में फर्क है कि नहीं है। इसको सॉल्व किए तो 2 की घात 8 हुआ, यानी 256 हुआ। इसको सॉल्व किए तो ये 2 की घात 16 है। फर्क है ना? तो दोनों अलग अलग चीजें। तब समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, ओके ओके। तो इस बात को आप याद रखना हमेशा। एक बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न भी पूछा था, तो जिसमें ना इन दोनों के बीच में बटे का चिन्ह था, भाग वाला चिन्ह। तो भाग वाले चिन्ह का मतलब क्या है कि इसको सॉल्व करने पर 2 की घात 16 आया, इसको सॉल्व करने पर 2 की घात 8 आ रहा है, तो इसका वो भाग मतलब बटा। तो 2 की घात 16 और बटे 2 की घात 8। अब कौन सा नियम लगाएगा बता? आधार समान है, आधार समान है और बटे चिन्ह है। बटे, बटे मतलब घटे, बटे मतलब कौन किस में घटे? नीचे वाला ऊपर जाके घटे, तो घटाओ फिर। 2 की घात 16 माइनस 8, तो 16 मार गया 8, और 2 की घात 8 का मान तो 256। कहाँ कठिन है बताओ, सरल है। आ गया आंसर हम लोग का। ठीक है, देखो ऐसे भी चीज सरल दिखने वाला भी एकदम टिपिकल टाइप का चीज भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो समझ में आया कि नहीं बताओ? तो आप लोग इसको लिखेंगे, क्या आगे बढ़े? लिखो फटाफट, लिखो एकदम फटाफट लिखो। मैं इसको, चलिए अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, करनी, और इसके क्या क्या नियम है वो हम देखेंगे। सर्च, देखो किसी भी संख्या के घात में जब घात जो उसका भिन्न के रूप में हो, भिन्न मतलब अंश बटे हर के रूप में हो, तब वहां पे करनी का कंसेप्ट चालू होता है। और उसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने मान लो लिखा है 1 की घात 1 बटे 2, बटे वाला घात आ गया, बटे वाला घात आ गया, तो समझ लीजिए कि ये करणी कहलाएगा, और हम उसको इस रूप में लिखते हैं। और वास्तव में करणी मतलब होता है वर्गमूल निकालना। जैसे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1/2 है ना, तो समझ लो हम लोग इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? किसका वर्गमूल निकाल रहे हो? ए का वर्गमूल निकाल रहे हो। अगर ए की घात में 1/3 लग रहा है तो घनमूल निकाल रहे हो। कौन सा मूल? 2 मतलब 2, 1/2 लगा है मतलब वर्गमूल, और उसको इस तरीके से लिखते हैं। और एक चिन्ह का नाम इसका इसी को बोलते हैं करणी, करणी ये बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे ए की घात 1/3 है, तो हम बोलेंगे कि ए का घनमूल क्या है? ये घन क्या होता है? घनमूल वर्गमूल मैं आपको सब बताता हूँ धीरे धीरे। सिर्फ अभी आप ये समझो कि किसको क्या बोलते हैं, और इसको लिखते कैसे हैं। इसके और लिखने का तरीका ऐसे लिखेंगे, यदि ऐसे इसी जैसे, तो बोलोगे सर सेम सेम लिख रहे हो, यहाँ पे 1/2 लिखते हो आप, यहाँ पे 1/3 लिखते हो, और इधर तो सेम लिखे हो। नहीं भैया, 1/3 है ना घात में, तो इस रूप में लिखते थे हम लोग, यहाँ पे ऐसे 3 लिख देते हैं। तो बोलोगे यहाँ 2 क्यों नहीं लिखते? तो याद रखना, कुछ नहीं लिखा मतलब 2 समझना। जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 छुपा हुआ है वहां पे। तो क्या छुपा हुआ? कुछ नहीं लिखा है मतलब 2। तो अगर किसी संख्या घात में 1/2 रखा है तो हम उसको वर्गमूल ए करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्गमूल ए। एग्जाम्पल देता हूं आपको और बहुत मजा आ जाएगा। देखो, जैसे मान लो 25 की घात में 1/2, एक जगह में 25 को देख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बताओ भला? आप सीधा सीधा बोलो सर वर्गमूल 25 लिखो, काहे घबरा रहे हो? जैसे ए की घात 1/2 है तो उसको वर्गमूल ए लिखें, तो वैसे 25 की घात 1/2 को क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 25। अब वर्गमूल, वर्गमूल 25 मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से। 25 का आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करने तो आता है ना, ऐसे लाइन खींच के करते हैं। 2 से भाग जाएगा, कहाँ जाएगा? 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 पंचम 25, फिर 1 से जाएगा। ऐसे करते हैं गुणनखंड। तो कितने बार आया? 5 5 कितने बार आया? 2 बार। अंदर जो भी गुणनखंड तैयार हो रहे हैं ना, उनकी दो दो की जोड़ी बनाना। कितनी कितनी की जोड़ी बनाना? अभी 5 और 5 2 बार है, जोड़ी बन करके ये बाहर निकल गया। बाहर निकलेगा तो एक बार लिखाएगा, बाहर निकल गया तो कितने बार लिखाएगा? एक बार लिखाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? अगर आपको ये मजा नहीं आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है, या आप अगर और इस पे विस्तार से एग्जाम्पल चाहते हो तो वो भी मैं आपको अभी देता हूँ। देखो मैं आपको एक जबरदस्त वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं इसको मिटाता हूँ और आपको मैं बढ़िया वाला एग्जाम्पल देता हूँ।
जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 256, क्या लिखा है 256। पहले तो इसका आप गुणनखंड करो, ठीक है। तो हम एक से तो एक तो किसी को भी डिवाइड कर देता है, इसलिए शुरुआत आप 2 से सोचना कि यहाँ पे लिखी संख्या 2 से विभाजित हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और ये देखने के लिए आप इसका इकाई अंक देखना, कौन सा अंक, अगर वो सम दिख रहा है, सम मतलब 0, 2, 4, 6 ये सब दिख रहा है, तो समझ जाना वो 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और अगर विषम संख्या दिखा है यहाँ पे, तो विषम संख्या दिखा तो 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं होगा ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कब किससे विभाजित होगा या नहीं होगा, इसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा, पूरा लाइन से हम एक एक चीज को चेक करेंगे, कोई संख्या 2 से या 3 से या 4 से या 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, कब होगी, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम 2 से विभाजित करते हैं इसको, 2 एकम 2, 5 2 चौक 2, सॉरी 2 दूनी 4, तो एक बचेगा तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर सम संख्या है 2 से जाएगा, ठीक है। ये तो छोटा हो गया, 12 को लो, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 4, ठीक है, समझ में आया? तो हम कैसे लिखेंगे बताओ, 256 को हम कैसे लिखेंगे, 256 को हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित एक, हाँ 4 4 8 8 12, समझ में? और अगर आपको वर्गमूल 56 देखो, अगर मेरे को कोई पूछता सर 256 की घात में अगर 1/2 लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको अभी बताया हूँ, घात में 1/2 मतलब वर्गमूल, घात में 1/2 मतलब वर्गमूल। अब वर्गमूल 256 मतलब क्या, तो कैसे निकालेंगे वर्गमूल 256 का मान, तो अब वो सुनो, तो भैया भाई 256 को तो हम लोग इस रूप में तोड़े हैं ना, चिन्ह तो बरकरार रहना चाहिए, चिन्ह तो वैसे ही रहना चाहिए, जब तक आप वर्गमूल निकाल न लो तब तक इस चिन्ह से मुक्त नहीं हो सकते आप। इस चिन्ह से अगर आपको बरी होना है तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो सुनो। अंदर जो आपने 256 का गुणनखंड कर रखा है, ठीक है, अब आप सेम संख्याओं की 2 की जोड़ी बनाना, एक जोड़ी ये बन गया, एक जोड़ी ये बना, एक जोड़ी ये बना, ठीक है, 8 बार है ना यहाँ पे, एक जोड़ी ये बना, एक जोड़ी 2 जोड़ी बन गया ना, तो बाहर निकालो, जेल में है बाहर निकालो, लेकिन बाहर निकालते टाइम एक बार लिखना उसको, जोड़ी बना के बाहर निकालते टाइम एक बार लिखना, इसकी जोड़ी बन गई एक बार लिखाएगा, इसकी जोड़ी बाहर निकालो एक बार लिखो, बाहर निकालो एक बार लिखो, अब जो बच आ गया उसको गुणा कर दो आपस में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 जो आया ना, तो आप बोलेंगे सर ये 256 का हमने वर्गमूल निकाला है, समझ में आया? वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालते कैसे हैं, अंदर लिखी संख्या का गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते मतलब उसको तोड़ ताड़ देना, तोड़ ताड़ के उसको सेम नंबर का 2 का जोड़ी बनाते हैं, और उसको बाहर निकालते हैं, समझ में आ रहा है ना, समझा पा रहा हूँ ना मैं? तो वर्गमूल समझ में आया, एक एक हाथ में 1/2 मतलब वर्गमूल है, ऐसे वर्गमूल ए, वर्गमूल ए मतलब एक, इसको आप बोलोगे ये एक करणी ए है, क्या है ये, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या समझ रहे हैं, हाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब, और वही 2 इस करणी का घात कहलाता है, मतलब करणी का ऑर्डर कहलाता है, क्या कहलाता है, जैसे मैं पूछूंगा बेटा ये कितने ऑर्डर का करणी है, तो आप बोल देना सर ये 3 ऑर्डर का करणी है, क्योंकि यहाँ आप 3 लिखे हो, क्योंकि ये एक ही घात 1/3 है, अगर मैं एक ही घात में 1/4 लिखूंगा तो इधर क्या लिखूंगा, 4 घात वाला करणी लिखूंगा, है ना, 4 घात वाला करणी लिखूंगा, 4 घात वाला करणी मतलब ये जो लिखा है ना अंदर, ऐसे वाला डिजाइन बनाना है और अंदर 4 लिखना है, तो ये ऐसा करणी है जिसका ऑर्डर 4 है, जिसका ऑर्डर 4 है, जिसका घात 4 है, ए का घात 4 है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, शब्दों में फर्क समझना, मैं नहीं बोल रहा हूँ ए का घात 4 है, मैं बोल रहा हूँ करणी का घात 4 है, इस बात को ध्यान रखना, बात समझ में? ठीक है, और ये करणी का घात 3 है, इसका मतलब क्या है सर, अगर इस चिन्ह से हमको मुक्त होना हो, ये चिन्ह अगर हमको परेशान करो, इससे मुक्त होना, तो इसका उपाय क्या है, तो अंदर लिखी संख्या का गुणनखंड करें और उसका 3 का जोड़ी बनाए, जैसे हम अभी 2 का जोड़ी बनाया ना, 2 का जोड़ी क्यों बनाए, क्योंकि हमको वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल, घात में 1/2 मतलब वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालने के लिए 2 जोड़ी बनाए थे, घनमूल निकालने के लिए 3 का जोड़ी बनाना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सर 64 का घनमूल अगर अपने को पता करना हो
तो घात में 1/3 मतलब घनमूल, घात में 1/2 मतलब वर्गमूल, घात में 1/4 मतलब चतुर्थ मूल। समझ में आ रहा है? जितना घात लगा उतना मूल। 1/5 घात लगा मतलब पंचमूल, फिफ्थ रूट। ठीक है ना? तो इसको कैसे करोगे बताओ? पहले इसको लिख सकते हैं हम 64, और करनी लिखोगे, और कर्णिक घात हो जाएगा 3, कर्णिक ऑर्डर 3 हो जाएगा। और चलो भैया आप 64 को तोड़ो भैया, तो भैया हाँ, तो 2 करके भी तोड़ सकते हो, 6 बार टूटेगा। ये आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये ऐसे भी देखो ना। अब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 बार लिखो, चाहे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 करके 3 बार भी लिख सकते हो, मतलब एक ही है। 2 को 6 बार लिखो या 4 को 3 बार लिखो, बात एक ही। क्योंकि देखो 2 मिलकर के 1 4 बनता है। मुझे बोलो समझ में आ रहा है? ये देखो ये 4 बन गया, ये 4 बन गया। तो जो आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप उसको लिखने के बजाय ये भी लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर ये क्यों लिखे? क्योंकि मेरे को पता था कि 4 3 बार आने वाला है, और मुझे 3 3 की जोड़ी की जरूरत है ना। बन गया ना 3 की जोड़ी, 4 का 3 का जोड़ी बन गया ना, तो बाहर निकल जाएगा। एक बार लिखाएगा, लेकिन कितने बार लिखाएगा? एक बार लिखाएगा। समझ में आएगी? ये पसंद नहीं आ रहा है तरीका, तो आप पूरे 2 को लिखो ना, क्या दिक्कत है? 2 को लिखो पूरा। ऐसे ही 64 का पूरा ये काम करना है। ये 64 का ऐसे लाइन खींचना, 2 32, फिर 2 से फिर 16, फिर 2 से फिर 8, 2 से फिर 4, फिर 2 से फिर 2, फिर 2 से फिर। समझ में आया कि नहीं है? देखो 6 बार लिखा गया। देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 बार आ गया। 3 3 का जोड़ी बनाओ, एक 3 का जोड़ी ये बनेगा, एक ठोक 3 का जोड़ी बनेगा। 3 बार का एक ठोक जोड़ी बना करके उसको बाहर निकालो। बाहर निकालते टाइम एक बार लिखना है। 3 3 का जोड़ी क्यों बनाया मैंने? क्योंकि तुमको घनमूल निकालना है। ये तो यहाँ एक बता रहे हैं, ये अगर ये नहीं लिखा रहता तो गलत हो जाता, और ऐसी स्थिति में वर्गमूल कहलाता। कुछ नहीं लिखा है मतलब वो वहां पे 2 समझना है, 2 समझना है, और वैसी स्थिति में वो घनमूल नहीं कहलाता, वर्गमूल कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो अभी घनमूल है भैया, 3 3 ठक का जोड़ी बनाओ। दे इतने 2 दूनी 4, आंसर आ गया। अब प्रश्न ही उठता है सर कि अगर जोड़ी पूरी पूरी नहीं बन पाई तो क्या होगा? बात बात में दम है, तो उसमें भी अपने देखना पड़ेगा अपने को। तो मैं इसको मिटाऊं, समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत? हाँ, चलो, तो मैं आपको आगे का कहानी सुनाता हूँ, आगे की बात बताता हूँ। चलिए, इसको लिखोगे कि मिटाऊं? लिख मिटा दो। चलो, इसको ऐसे रहने देते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे की कहानी। देखो भाई, ध्यान से समझना, बहुत मजा आने वाला है। 32 का वर्गमूल निकालना हो अगर मुझे, वर्गमूल है कि घनमूल है, क्या है ये? क्यों? हाँ, और उसमें 2 है, इसका मतलब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। गुड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में? घात में 1/2 मतलब यही, घात में 1/3 मतलब ये लिख के यहाँ 3 भी लगाना है। घात में 1/4 मतलब ये लिख के यहाँ डब्बे में 4 लगाना है। 1/2 मतलब ये लिख के कुछ नहीं लगाना है। समझ में आया कि नहीं? चलो तोड़ो इसको, 32 को। 32 कैसे तोड़ेंगे? 2 16 2, समझ में आ रहा है ना ये काम? फिर 2 से 4, 2 2 2, एक गाँव 5 गाँव, 1 2 3 4 5 जोड़ी बनाओ। वही वही, एक जोड़ी बनेगी लिखेंगे एक बार, जोड़ी बनेगी लिखेंगे एक बार। उस बेचारे की जोड़ी नहीं बनी, तो नहीं बनी तो नहीं निकालना है बाहर, वो अभी भी जेल के अंदर रहेगा, तो चिन्ह बरकरार रहेगा, वो जेल के अंदर रहेगा। समझ में है कि नहीं? जिनकी जोड़ी बन गई, जो बाहर निकल गए, उसको आप बिंदास गुणा कर दो। 2 दूनी 4, और वर्गमूल दो 10 का 10। समझ में आया ना? बीच में यहाँ पे जैसे 2 दूनी 4 हुआ है और वो √2, बीच में कुछ नहीं लिखते तो मतलब गुणा समझते हैं, गुणा है वो, ठीक है, गुणा ही है। हम उसको जैसे कौन लिखे करके 4√2 लिख देते हैं। ठीक है ना? तो करने से मुक्त वो तब हो सकते हैं जब उनकी जोड़ियां बन जाए। कितनी जोड़ियां? जितना आप मूल निकालना चाह रहे हो। वर्गमूल निकालना चाह रहे हो तो 2 2 जोड़ी बनना चाहिए, घनमूल निकालना चाह रहे हो तो 3 3 जोड़ी बनना चाहिए, और जिसकी जोड़ी नहीं बन पा रही है वो वहीं रहेगा, अंदर ही रहेगा, तो रहने दो अंदर। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो
अपन अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब देखो सजातीय करणी और विजातीय करणी, देखते हैं किसको बोलते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ और आपको आगे बताता हूँ आपको मैं। देखो अच्छा, इसमें फर्क करना आपको समझना है ना, ध्यान से देखना। ये दोनों में क्या फर्क है बताओ। हाँ, 5 तो वहां पे लिखा है। हाँ, तो वहां पे 5 गुणे में है, या यूं कहिए उस करणी का गुणांक 5 है, इस करणी का गुणांक 5 है, इस करणी का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सामने में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। लेकिन ये इस करणी का घात 2 है, इस करणी का घात 5 है। ये 2 कुछ नहीं है, मतलब 2 है ना। तो ये 2 ऑर्डर वाला करणी है, ये 5 ऑर्डर वाला करणी है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और ये सामने में लिखा है गुणांक कहलाता है। और ये दोनों करणियां विजातीय हैं। क्या है? क्योंकि दोनों की घात अलग अलग है ना। ये 5 घात का करणी 5 ऑर्डर वाला है, वो 2 ऑर्डर वाला है, तो विजातीय करणी। अगर एक जैसे होते ना, जैसे मान लो लिखा है 5√7, 2√7, एक जैसा है ना भाई, तो ये सजातीय करणी कहलाएगा। सेम ऑर्डर वाला करणी रहेगा सजातीय, अलग अलग ऑर्डर वाला रहेगा और विजातीय। नहीं समझ में आती? मतलब समझ में आया ना? ऐसा घात भी देखते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग रहता है। जैसे इसमें लिखा है, या आपकी वाली बुक में लिखा है कि आप जो करणी के अंदर जो संख्याएं हैं, करणी के अंदर जो, और उनका जो ये ऑर्डर है, वो सेम सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सेम सेम, तब सजाती कहलाएगा। और अगर मान लीजिए ये अलग हो गया, या ये अलग हो गया, ये दोनों अलग हो गए, तो विजातीय कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 7, ये लिखा है, और 3 ये लिखा है। अब देखो ये विजातीय करनी है, तो हम लोग सर ऑर्डर तो सेम है, लेकिन अंदर लिखी संख्या तो अलग अलग है। अलग अलग है ना, 7 और 3 तो विजातीय करनी। ठीक है। तो सजाती कब कहलाएगा? जब अंदर में भी सेम हो और करने का ऑर्डर भी सेम हो। सामने में लिखी संख्या भले अलग अलग हो सकती है, जैसे 5√7, 3√7, गुणांक भले अलग अलग है, लेकिन दोनों करणियों का ऑर्डर 2 है, अंदर लिखी संख्या सेम है। सजातीय करनी। समझ में आएगी? ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे मैं आपको बताता हूँ और मस्त मस्त चीजें। कुछ सवाल हम लोग सॉल्व करें क्या? डेफिनेशन तो काफी सारा पढ़े, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट से। जितने नियम अभी हम लोग देखे सूत्र, अब उनका इस्तेमाल होने वाला है। आप सबको दिमाग लगाना है। पहला सवाल, 5⁴ और ये क्या लिखा है? 125। 125 मतलब 5 × 5 × 5। 5 को आपस में 3 बार गुणा करोगे तो 125 तैयार होता है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 5⁵3। ठीक है ना? और ऊपर में क्या लिखा है फिर वो? 0.5। 0.5 का मतलब होता है 5/10। सही बोलो ना? हाँ, 5/10। क्योंकि ना देखो 0.5 है, दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं पता है? पहले तो दशमलव को इग्नोर करो, जो संख्या लिखी उसको लिखो, भूल जाओ दशमलव है। फिर क्या करेंगे? बटे लगाएंगे, फिर 1 लिख करके आपको 1 के बाद उतने शून्य लगाने जितने के यहाँ दशमलव के बाद संख्या है। दशमलव के बाद कितने नंबर है? 1 टुक शून्य लगाओगे। समझ में आ रहा है? तो चलो 5⁴ गुणित, घात के ऊपर घात आ गया। ठीक है। अच्छा, इसको तो हम सरलीकृत कर सकते हैं। इसको कैसे काट सकते हैं ना? 5, जैसे 5 5 दूनी 10 कर सकते हैं ना? कर देते हैं। ठीक है ना?
अब घात के ऊपर घात है, क्या होगा? गुना होगा। नियम पढ़ा है उन्होंने, क्या नियम पढ़ा है? ए की घात m पूरे की घात n, तो ए की घात m गुणित n, समझ में आ रहा ना? तो ये यहाँ यूज होगा, तो इसका गुणा होगा, तो 3 का गुणा करोगे 1/2 से, तो 3 एकम 3/2 आएगा। समझ में आया? अब क्या होगा बताइए? आधार समान है, अब बीच में गुणा है, तो घातें जुड़ती हैं। सूत्र ए की घात m गुणित ए की घात n, ए की घात m प्लस n, दिख रहा है ना? ए की घात m, ए की घात n, ए की घात m प्लस n। हाँ ठीक है, गुड। चलो चलो चलो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा बताओ भला? 5 की घात 1/4 धन 3/2, सही है ना? अब चलो, अब इसको जोड़ना आता है कि नहीं आता है आपको? पहले बताओ कैसे जोड़ते हो आप लोग? सीधे गुणा करते हो, और नीचे मतलब नीचे का आप भी गुणा आपस में, और ऐसे सीधे गुणा। अच्छा, बढ़िया है। एलसीएम लेने वाला तरीका भी तुमको पता है ना? हाँ, वो भी एलसीएम लेना मुझे कठिन लगता है, मैं ऐसे ही करता हूँ और कई बार गलत भी हो जाता है ये वाला। हाँ, ये गुना वाला है ना, कई बार गलत हो जाता है ना। तो क्यों ना हम जो सही ट्रिक है उसको देखें ना, कि कभी गलत मत हो, सरल भी सरल। और तो मैं आपको जब एलसीएम पढ़ाना शुरू करूंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा सरल तरीका इसका क्या है। तो देखो, एलसीएम निकालना तो आप लोग को आता ही होगा, अगर नहीं आता तो घबराने की बात नहीं है। इसको मैं मिटाऊं अब, ये जो सूत्र यहाँ लगा है, ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग, मैं आपको मस्त वाली चीज बता रहा हूँ कि आप देखो यहाँ पे कौन कौन लिखा है बताओ? 4 और 2 लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना? अगर आपको ऐसी दो संख्याएं दिख रही हैं जिनमें से कोई भी एक संख्या दूसरे के पहाड़े में अगर आती है, 4 और 2 में बहुत अच्छा रिश्ता है, 2 के पहाड़ा में 4 आता है ना? तो समझ लीजिए इनका एलसीएम बड़ा वाला आएगा, जो दोनों में बड़ा रहेगा वो लिखना है। कब कब बड़ा वाला लिखना है? हाँ, जब वो बड़ा जो है वो छोटे वाले पहाड़ा माना चाहिए, या यूं समझो कि वो जो छोटा वाला है वो बड़े वाले को डिवाइड करना चाहिए। 2 4 को विभाजित करते हैं, नहीं 2 दूनी 4, 2 4 को 2 बार भी विभाजित करते हैं। तो अगर छोटे वाला बड़े वाले को अगर विभाजित करते हो तो एलसीएम में कितना आ जाएगा इनका? 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं हम पता है? देखो ध्यान से सुनो, बहुत सरल चीज है, एक बार सीख जाओ, भले कठिन लगेगा लेकिन जब बार बार हम उसी काम को करते हैं सरल लगता है। तो 4 को 4 से विभाजित करो, मन में करो, मन में करो, ये काम मन में करना है। 4 को 4 से विभाजित करो, कट रहा है, जितना बच रहा है उसको ऊपर गुणा कर दो, एक एक कम एक। इतना बस ध्यान रखो कि मेरे को एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करके ऊपर से गुणा, फिर इधर नीचे वाले से डिवाइड करके ऊपर से गुणा। चलो 4 को 2 से विभाजित करो, 4 को 2 से विभाजित करने का मतलब 4 ऊपर लिखना है 2 नीचे लिखना है, कटेगा कितना आएगा? जो बच रहा है उसको ऊपर गुणा कर दो, 2 को 3 से गुणा करोगे, 2 को 3 से गुणा करोगे 6 मिलेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले एलसीएम निकाले 4, फिर 4 को नीचे वाले से डिवाइड किए, जो बच रहा है ऊपर गुना, फिर 4 को 2 से डिवाइड किए, जो बच रहा है ऊपर गुना। समझ में आया ना? पक्का ना? चलो, नहीं समझ में आया तो एक और तरीका बताता हूँ तुम लोग का भी, ठीक है। 6 और 1 7/4, तो ये हो जाएगा 5 की घात में 7/4। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, पक्का? आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर आ चुका है। कौन सा वाला था ये? इसी में कोई दूसरा ट्रिक बताना है? हाँ हाँ, इसी में कोई दूसरा ट्रिक बताता हूँ मैं, और इसको बुक से देख के मैं लिखा, लेकिन ना खैर इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सही बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बदले रहता तो आंसर बदले रहता, क्या प्रॉब्लम है? सब सही है। तो मैं, हाँ, अगर मान लो चलो यहाँ पे 0.5 के बजाय अगर 0.25 रहता,
ठीक है, जैसे 0.5 था, हाँ। क्या है बुक से मैं देखने में गलती हो गई मेरे से, तो अगर ना, चलो उसको भी मैं बता देता हूँ ताकि आप बुक से भी पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। 1.25 और बुक में लिखा है 0.25। ठीक है, चलो ऐसा रहता तो क्या होता, 5 1/4। चलो इसको तुम लोग दशमलव हटाओ तो इसका कैसे हटाओगे, कैसे इसको हटाओगे, पहले दशमलव इग्नोर करो, 25 लिखो, बटे में दशमलव बदला, सोचो हम 1 लगा रहे हैं और 1 के बाद उतने जीरो लगाने हैं जितने की यहाँ दशमलव बाद संख्याएं हैं। 25 से कम 25 चौक 100, तो 5 की घात में क्या होता है बताओ भला यहाँ पे, 1/4, 125, 125 की घात में 1/4, समझ में आएंगे। अब 125 मतलब क्या चीज, 125 मतलब 5 की घात में 3, ये दे वही दे, तो कितना होगा फिर उसकी घात में 1/4। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा बहुत तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/4, घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3/4। आधार समान है, सेम काम तो चल रहा है, बस वो वैल्यू थोड़ी सी बदल गई थी, और क्या है, काम तो सेम चल रहा है। आधार समान है, बीच में गुणा है तो घातों का आपस में जुड़ जाएगा, घात आपस में जुड़ जाएगा, जोड़ दो। सेम सेम रहता है ना, सरल काम है, बताओ सरल काम क्या है, सेम सेम रहता है तो भैया चुपचाप एक बार लिख दो और ऊपर वाले चुपचाप जोड़ दो बिना किसी को बताए, तो 3 और 1 4/4 कट जाएगा, 5 की घात 1 और 5 की घात 1 मतलब 5। किसी भी संख्या घात में 1 मतलब वही संख्या, जो संख्या वही संख्या, समझ में आया कि नहीं। अब मैं आपको उसका जो ट्रिक बताने वाला था ना वो भी बता देता हूँ, चलो देखो, पहले तो समझ में आएगी नहीं बताओ पक्का, ठीक है। अब देखो इसका वाला ट्रिक, इसको मैं मिटा दूं क्या, है ना, मिटा देता हूँ। अब चिंता मत करना तुम लोग, वीडियो बन रहा है, सुरक्षित रहेगा हमारे पास, कभी कुछ चीज़ घर में जैसे पढ़ोगे कुछ चीज़ समझ नहीं आया तो आप देख सकते हो ना, तो चिंता नहीं करना, जो भी चीज़ है वो सेव होती जा रही है। मैं क्या था इसका बता रहा था मैं, 1/4 + 3/2, जबरदस्त ट्रिक। देखो मैंने आपको बताया जैसे यहाँ पे सेम सेम था, 1/4 और 3/4 था, तो नीचे वाला अगर सेम है तो चिंतक बात ही नहीं है, सेम सेम है तो एक बार लिखो और ऊपर वाला चुपचाप जोड़ दो बिना तिर्यक गुणा किए बिना कुछ किए, तो 1 और 3 4 खुश। तो भैया जब हमको पता है कि सर ने बताया कि नीचे वाला सेम सेम होने पे दिक्कत नहीं होती है, तो तुम ये कोशिश करो कि यहाँ नीचे में सेम सेम हो जाए। अब सेम सेम कैसे किया जाए, तो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो छोटे वाले को जो छोटा है उसको बड़ा बना सकते हो तुम। कैसे बनाएंगे पता है, ये 2 4 कैसे बन सकता है, जब 2 में 2 को गुणा करोगे तब 4 बनेगा। क्यों 4 बनाना चाहते हो, ताकि वो इसके जैसा हो जाए, समझ में आ रहा है। तो प्रश्न मन में उठता है कि सर 2 को 4 कैसे बनाए, तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा करोगे, लेकिन नीचे ही मत करना, ऊपर जो काम तुम नीचे कर रहे हो वो काम ऊपर भी करना। तो मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूँ, जिसके पीछे मेरा मकसद ये है कि मैं इसको 4 बनाना चाहता हूँ ताकि वो इसके जैसा हो जाए। लेकिन गणित ये कहता है कि अगर आप कुछ गुणा भाग कुछ करना चाह रहे हो तो सिर्फ नीचे मत करो, जो काम कर रहे हो वो नीचे करो तो ऊपर भी करो, बैलेंस बने रहना चाहिए। अब देखो 1/4, 3 दूनी 2 दूनी 4, समझ में आया कि नहीं। अब तुम बिंदास जोड़ दो, सेम सेम है ना, और एक और 6 जोड़ दो, वही काम तो है यहाँ पे, देखो वही 6 हूबहू है नहीं सरल। देखते जाओ अभी एक से एक ट्रिक बताऊंगा तुम लोग को, मजा आ जाएगा एकदम, खजाना है खजाना। बस वो क्या है याद आते जाए बस, जैसे वो कब याद आता है जब वो चीज सामने आती है ना, तो वो ट्रिक माइंड में आता है, फिर वो चीज बता देता हूँ मैं आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हाँ हाँ जैसे इसमें 2 गुणा किए, हाँ, हमें एकदम एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना संख्या गुणा करना ये बताएगा ना आपको। अच्छा कैसे पता चलेगा, देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे को आता है ना, देख जैसे हमको पता नहीं है तो तुमको वो बताएगा, तुम उसको पूछो कैसे पता चलेगा, तो ना बड़े वाले छोटे वाले भाग करके देख लो, काटू ना। हाँ तो वो तो बता रहे हैं, 2 2 गुणा करो करके आप बोल रहे हो। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/3 5/6, कैसे करोगे बताओ, चलो जोड़ो।
हाँ, लेकिन ये ट्रिक कब काम करेगा? जब कोई बड़ा वाला छोटे वाले पहाड़ा आना चाहिए। ये बात को ध्यान रख लो, तभी ये ट्रिक काम करेगा। पहाड़ा नहीं आ रहा तो उसका दूसरा ट्रिक है। अगर हम 3-4 अच्छा ट्रिक जब माइंड में रखते हैं ना तो हमारे से काम बहुत आसान होता है। फिलहाल आप देखो कि वो ट्रिक यहाँ काम करेगा क्या करेगा? एक तरफ है 3, एक तरफ है 6। 3 का पहाड़ा में 6 आते नहीं यार, 3 दूनी 6। पहाड़ा मारने का मतलब यह है कि छोटा वाला अगर बड़े वाले को डिवाइड कर रहा है तो ये ट्रिक काम करेगा। कैसे करेगा? चल काम बता। 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना चाहिए? 2 से गुणा करना चाहिए। तो गुणा कर दो, उसको ऊपर कर रहे हो तो नीचे भी कर दो। तो ऊपर गुणा करूंगा 2 एकम 2, नीचे गुणा करूंगा 2 3 6, ये 3 दूनी 6। अब जोड़ो तो 6 6 सेम हो गया। ऊपर वाला चुपचाप जोड़ दो, आंख मूंद करके हो गया, आंसर आ गया। कैसा लगा? है ना गजब? गजब का ट्रिक है, गजब का। चलो और ना, जो तुम लोग बोल रहे थे ना कि सर हम गुणा करते हैं कभी कभार वो ट्रिक काम नहीं करता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कब वैसा काम हम करते हैं, कब ऐसा करना है आपको। देखो, जैसे आप लिखे 1/3 1/5, दोनों परस्पर अभाज्य होने चाहिए, या दोनों सापेक्षतः अभाज्य होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए अभाज्य। अब ये इसका मतलब क्या होता है सर, वो भी समझा दो ना। तो दोनों एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं ना, तो दोनों में कुछ कॉमन है। अब दोनों में कॉमन है इसका मतलब क्या है सर? जैसे मैं बोलूंगा बेटा एक तरफ लिखा है 6, एक तरफ लिखा है 16, दोनों में कुछ कॉमन है, बताओ कैसे? 6 को अगर हम गुणनखंड करेंगे ना, तोड़ेंगे ना, तो ये टूटेगा 2 गुणित 3 में। 16 तो अच्छे लंबे तरीके से टूट सकता है, 2 गुणित फलाना ठिकाना जो भी है। ये 2 8 16 बोल दो, ये 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो देखो 2 2 दोनों में कॉमन है ना भाई? तो इसको बोलते हैं कॉमन होना। कॉमन दोनों में क्या है? 3 और 5 में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। अब बोलोगे 3 को आप 3 गुणित 1 लिखो, 5 को 5 गुणित 1 लिखो, एक कॉमन है, ऐसे थोड़ी बोल। एक के अलावा की बात कर रहा हूँ, एक तो वैसे में सब में कॉमन हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो एक को छोड़ करके आपको कॉमन चीज ढूंढना है। अगर नहीं मिल रहा है, जैसे इसमें नहीं मिल रहा है कॉमन, तो तुम चुपचाप इनको गुणा करो, आर पार गुणा करो ऐसे करके। 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 3 8, 8/15, आंसर आ गया। तो ये तरीका कब अपनाना है? नीचे का भी गुणा, ऊपर भी गुणा, ऐसे कब करना है? जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। और वो, अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं है? प्रैक्टिस से। जब घुसोगे ना सवाल, गणित में डूबोगे, तो गणित आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। समझ में तो आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा ना। चलिए दूसरा सवाल बचा है, फटाफट इन सवालों को बनाते हैं। 1/216 है, लेकिन घात में ऋणात्मक है। और ऋणात्मक घात अगर हमको नहीं पच रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको धनात्मक बनाने के लिए कुछ मत करो, नीचे वाले को ऊपर ले जा लो। तो जो 1/216 को सिर्फ आप अगर 216 लिख दोगे तो घात माइनस वाला प्लस बन जाएगा। ये तो आपको अभी बताया था। घात का अगर चिन्ह बदलना हो तो नीचे वाली संख्या को ऊपर या ऊपर वाली संख्या के नीचे ला जाना, तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो। और उसको देखते हैं, चलो 1/27 की घात में -4/3 है, तो उसको क्या लिखेंगे बताओ बोला? 27/4। 4/4 नहीं होगा। घात का चिन्ह बदलना है हमको। घात को अल्टी पल्टी कब करते हैं? जब तुम इधर से उधर पलटोगे तब घात को अल्टी पल्टी करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, x की घात 2/3 बराबर y लिखा है, और तुम घात को उधर ले जाना चाहते हो, तब वो 3/2 होगा। हाँ, पक्षांतर करते हैं तब घात अल्टी पल्टी होता है। नीचे वाली चीज को ऊपर नीचे ले जाने से घात अल्टी, घात में छेड़छाड़ नहीं होती है, घात में केवल चिन्ह बदलता है। बात समझ में आ रही? घात में अल्टी ऊपर नीचे वाली छेड़छाड़ मत करना, सिर्फ चिन्ह बदलना। अगर इस चीज को तुम ऊपर नीचे ले जा रहे हो तो घात का चिन्ह बदलता है, प्लस रहती तो माइनस, माइनस रहती तो प्लस। समझ में आया कि नहीं है?
तो ये 27 हो गया और घात में हो गया 4/3। ठीक है ना। चलो 216 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 करके लिखोगे ना तो 8 बार टूटेगा। कितने बार? 6 बार। 6 बार, 6 बार, है नहीं? देखो 3 में आते हैं 8, 4 में आते हैं 16, 5 में 32, 6 में 64, 106, 8 बार में आएगा। ठीक है, कितने बार में? 8 बार। तो 2 की घात 8 लिखने से अच्छा है इसको आप 4 चौक 16 और नहीं आएगा 216। अच्छा 256 है ना? ये तो 200, हाँ यार ये तो, अरे यार 6 × 6 = 36, 6 की घात 3 है ये। क्या है ये? 6 के पावर 3। कैसे बताऊं? मेरे को आता है, देखो 216 को चलो गुणनखंड करो। 2 से करोगे तो कितना आएगा? 108। 2 से करोगे तो कितना आएगा? 54। फिर 2 से 27, फिर 3, अब 2 से नीचे आएगा मैं, 3 से जाएगा, 3 या 27, फिर 3 3 9, 3 है। तो 2 भी 3 बार और ये कितने बार है? 3 बार। ठीक है ना? पक्का? तो आप देखेंगे 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 6 की घात 3 हो गया ना ये। भाई देखो 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, समझ आ रहा है? तो एक ठोक 2 को एक ठोक 3 से गुणा करो 6, एक ठोक 2 को एक ठोक 3 से गुणा करो 6, फिर तीसरे वाले 2 को इस वाले 3 से गुणा करो 6, 6 6 6 कितने बार हुआ? तो उसको 6 घात 3 नहीं लिख सकते क्या बताओ? और पूरे घात में कितने हैं? 2/3 भागित 27 मतलब 3 की घात में 3, 3 के 9 थे 27 और पूरे घात में 4/3। समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब देखो घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में क्या होता है? गुना होता है। तो 3 और 2/3 को गुना करोगे 3 3 कट जाएगा और भागित, और इधर भी 3 और 4/3 कटेगा। समझ में आ रहा? 6 का वर्ग और भाग का चिन्ह मतलब बटा लगा दो और उधर वाले को यहाँ लिख दो। 3 3 कटा, 3 की घात 4 बचेगा। सही है? 6 का वर्ग यानी 36 और 3 की घात 4 यानी 81। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। देखो 3 से जा रहा है क्या? ये 3 से जा रहा है। 3 27, 3 12, 12/27 और 3 से क्या बोलते हैं, 3 से और जा रहा है। 3 चौक 12, 3 है 27, 4/9 इसका फाइनल आंसर। 4/9 इसका फाइनल आंसर। ये डायरेक्ट देखो ना, हम 3 से इसको भाग ले गए, ये तो चुपचाप 9 से भी जा रहा था। 9 चौक 36, 9 नहीं 81, है ना? शॉर्टकट तरीका। 9 चौक 36, 9 नहीं 81। तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये ध्यान नहीं आया तो मैं 3 से भाग दिया। ये देखो ठीक है ये वाला। अब इसको देखेंगे, इसको भी देखते हैं। जल्दी जल्दी लिखो तुम लोग। चलिए अब अगला सवाल देखो। अरे अगला सवाल तो बहुत आसान है। आधार सबका सेम है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो आपको क्या बताया सूत्र? ए की घात m गुणित ए की घात n गुणित ए की घात p। क्या होता है बताओ? ए एक बार लिखते हैं और घातें जुड़ जाती हैं। हाँ हाँ, तो चलो इधर का बताओ। एक्स वाई एक बार लिखाएगा और घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। समझ में आ रहा है ना? तो माइनस बी प्लस बी कटेगा, सी सी कटेगा, ए कटेगा, प्लस माइनस ए सब कट जाएंगे तो जीरो। किसी भी संख्या घात में जीरो मतलब 1। आंसर जीरो नहीं लिख के आना है। जीरो आ रहा है घात में
इसलिए आंसर 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का घात में 0 मतलब 1 होता है। इसको ध्यान रखना है आपको भैया। चलो अगला वाला देखो। अब अगला वाला क्या लिखा है, 0.0081 घात में 0.50। अरे राम राम राम। सबसे पहले तो हम घबराएंगे नहीं और दशमलव हटाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव को इग्नोर करो, 81 लिखो और 4 0, ठीक है। और पावर में 50/100 है नहीं, तो ये 50 गुनी 100 हो जाएगा। और नीचे में देखो, आप गौर से अगर देखोगे ना, तो ये जो आपका 81 है ना, ये जो आपका 81 है वो है आपका 3 की घात में 4। क्यों बताऊं, क्योंकि 3 गुणी 3 गुणी 3 गुणी 3, 3 थी 9, 9 थी 27, 27 थी 81, 3 की घात में 4 लिख सकते हैं 87। क्या बोलते हो, है नहीं। और ये कितना शून्य है, तो मतलब 10 की घात 4 लिख सकते हैं इसको। भगवान कसम आप देख लो, 10 को 4 पर गुणा करके देखो, इतना ही आएगा, 10,000 है नहीं। और पूरक घात में कितना है, अरे घात में अगर सेम सेम हो तो एक बार लिख करके पूरे घात में 4 लगा दो और फिर उसके घात में फिर 1/2 लगा दो, समझ में आएगी। 3/10 एक बार लिखा, पूरे घात में 4 लगाया, फिर उस पूरे घात में 1/2 लगाया। अरे घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुना होता है, गुना कर दो। जुड़ता नहीं है, जुड़ता कब है, जब आधार समान हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो, तब घातें जुड़ती हैं। गुणे में जुड़े, बटे में घटे, और घात के ऊपर घात रहे तो घातों का आपस में गुणा होए, ऐसे करके याद रखना है आपको। तो चलो गुणा करो, 3/10 है और 4 कैसे गुणा होगा, 4 गुणित 1/2, कटेगा, 2 1 कम, 2 दूनी 4, कितना आएगा बताओ, 3/10 का वर्ग। समझ में आ रहा है, 3/10 मतलब होता है, चलो 3 का वर्ग मतलब अलग अलग वर्ग कर दो इसको, ठीक है, ऐसे अलग अलग वर्ग, 3 का वर्ग 10 का वर्ग, 3 3 9, 10 100। वापिस दशमलव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 100 में कितने जीरो हैं, तो समझ जाओ कि ऊपर वाले में ना 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो एक अंक तो 9 हो गया, एक अंक आप अपने मन से लगा दो 0, उसके बाद दशमलव लगा दो, सामने में 0 लिख दो भले। समझ में आया कैसे हुए। नीचे 100 है, 100 में कितने शून्य है, तो समझ जाओ ऊपर में 2 अंकों के बाद राइट साइड से उधर से चलते चलते 2 अंकों के बाद दशमलव लगना चाहिए। तो एक अंक तो खुद लिखा छुआ है, कौन है, 9, एक अंक आप 0 लिखो फिर दशमलव लगाओ, तो आपका आंसर आ गया। डाउट है क्या, तो ये आपको होमवर्क दे दे क्या, 5वां, दिमाग लगा बना के लाना है, 5वां होमवर्क। तो बाकी सवाल भी आप सॉल्व करेंगे, कल थोड़ा और आगे बढ़ेंगे।